हेलो एवरीवन। अब हम अपने फिज़िकल केमिस्ट्री के नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। ये क्लास 12 का थर्ड चैप्टर होता है और ये बहुत ही डिफ़िकल्ट चैप्टर नहीं है, बहुत ही लिमिटेड चैप्टर होता है। और इसमें से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो हमेशा फार्मूला बेस्ड ही आते हैं। अगर आपको फार्मूला याद है, आप उसको सिर्फ पुट करो वैल्यूज़ को, आपके आंसर आ जाते हैं। तो ये ओवरऑल बहुत डिफ़िकल्ट चैप्टर नहीं है, ईजी चैप्टर है और आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे से इसमें क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। अब जो केमिकल काइनेटिक्स है, काइनेसिस का मतलब क्या होता है? काइनेसिस का मतलब होता है मूवमेंट, मोशन। ठीक है। तो इसमें क्या आप बात कर रहे हो? इसमें आप बात करोगे अबाउट द मोशन, अबाउट द मूवमेंट। और इस चैप्टर में हम लोग मेनली डील करते हैं स्पीड के बारे में। तो इसमें हमारे पास मेनली चीज़ें क्या आती हैं? रेट ऑफ रिएक्शन आती है, ठीक है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस होती है, रेट ऑफ अपीयरेंस होती है। यहाँ पर हम लोग मेनली बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। अब जैसे कोई कोई रिएक्शन हमारे पास जो होती है वो विद इन नैनो सेकेंड्स में हो जाती हैं, ठीक है, तो उनको हम लोग बोलते हैं वेरी फास्ट रिएक्शन। कुछ हमारे पास जो रिएक्शन होते हैं वो बहुत टाइम लगाते हैं, तो दे आर वेरी स्लो रिएक्शन। और कुछ रिएक्शन हमारे पास जो होते हैं वो दे विल नॉट टेक वेरी लेस टाइम ऑल्सो एंड दे विल नॉट टेक वेरी लॉन्ग टाइम ऑल्सो। विद इन फ्यू मिनट्स और विद इन फ्यू आवर्स वो कंप्लीट हो जाते हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं मॉडरेट रिएक्शन। तो अगर हमें किसी भी चीज़ की स्पीड को कैलकुलेट करना है तो हम लोग मॉडरेट रिएक्शन पे पढ़ेंगे, ठीक है, मॉडरेट चीज़ को पे पढ़ेंगे। ये हमारे एनसीईआरटी में दे रखा हुआ है कि कौन कौन से टाइप के रिएक्शन होते हैं, बट उस पर कभी सवाल नहीं आता है, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं आता है। सिर्फ वो आपके एक नॉलेज के लिए कि हाँ, रिएक्शन के 3 टाइप होते हैं। वेरी फास्ट रिएक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, उसके बाद बहुत स्लो रिएक्शन हमारे पास होती है, और देन वी हैव मॉडरेट रिएक्शन। तो इस चैप्टर में हम लोग ओवरऑल जो पढ़ेंगे वो मॉडरेट रिएक्शन के बारे में ही पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर होती है ये केमिकल काइनेटिक्स है क्या? ये ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री की दैट डील विद द स्पीड ऑफ रिएक्शन एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। कौन कौन से फैक्टर जो होंगे वो स्पीड ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, उससे डील करता है। और एक मेन हमारे पास क्या होती है? स्पीड ऑफ रिएक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में डील करता है। अब हम लोग मेन जो टॉपिक है रेट ऑफ रिएक्शन उसको लिखते हैं। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। क्या हो रही है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हो रही है पर यूनिट टाइम, इट इज़ कॉल्ड द रेट ऑफ रिएक्शन। इसका जो फॉर्मूला होता है वो आप लोग करते हैं प्लस माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्लैश प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन, जिसको आप करते हैं प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा जो हमारे पास होती है वो चेंज को दिखाती है किसी टाइम पीरियड में, ठीक है, और डेल्टा टी हमारे पास चेंज इन टाइम पीरियड दिखाती है। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि यहाँ पर प्लस माइनस क्यों लिया गया है, वो व्हाट इज़ द नीड टू टेक प्लस माइनस साइन। तो हम जानते हैं कि केमिस्ट्री में जो रेट होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। जो ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन होता है हमने यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में लिया है। यहाँ पर प्रेशर के टर्म में, पार्शियल प्रेशर के टर्म में भी पूछ सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में पूछे, बट केमिस्ट्री में हम लोग मेनली कॉन्सेंट्रेशन को यूज़ करते हैं तो हमने इसको कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में लिखा है, बट ये पार्शियल प्रेशर के टर्म में भी होता है। तो यहाँ पर जो ये प्लस माइनस का सिनेरियो है वो क्यों होता है? हम जानते हैं कि केमिस्ट्री में रेट हमेशा पॉजिटिव होती है। रेट का मतलब क्या होता है? स्पीड। या फिर आप चल रहे होगे या फिर आप नहीं चल रहे होगे। ऐसा तो होता नहीं कि आप नेगेटिव चल रहे होगे। तो इसका मतलब क्या हो गया? या फिर रेट पॉजिटिव होगी या फिर नहीं होगी या फिर ज़ीरो होगी। तो हम लोग क्या होता है कि रिएक्टेंट जो होती है उसकी अमाउंट समय के साथ में, जैसे आपने कोई भी रिएक्शन शुरू किया है, विद टाइम जो कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास होती है रिएक्टेंट की वो कम होती है। अब क्योंकि रिएक्टेंट हमारे पास कम होगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो उस नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए हम लोग यहाँ पर प्लस माइनस लगाते हैं। नेगेटिव फॉर चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट जो होता है वो तो फॉर्म होता है तो उसमें हमारे पास जो उसकी चेंज होगी वो पॉजिटिव ही आएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो आपने रिएक्टेंट लिया, तो रिएक्टेंट इनिशियल में आपके पास मान लो 10 मोल आपके पास है। समय के साथ में क्या होगा, जो कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की होगी वो मान लो कम हो रही, तो होके हमारे पास 2 हो गई।
अब हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब फाइनल कितनी होती है माइनस इनिशियल। तो फाइनल हमारे पास कितनी हो गई, 2 हो गई। इनिशियल में हमारे पास क्या थी, 10 थी, तो कितना आ गया आपके पास, ये -8 आ गया। तो इस -8 को पॉजिटिव करने के लिए हम लोग यहाँ पर माइनस साइन लेते हैं फॉर द रिएक्टेंट, एंड प्लस साइन हमारे पास होती है फॉर द प्रोडक्ट। ठीक है, हाँ, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो समय के साथ में डिक्रीज होती है। और फिर अगर हम लोग ने इसको नेगेटिव ले लिया तो जो रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास होगी वो नेगेटिव हो जाएगी। और रेट जो हमारे पास होती है वो नेगेटिव नहीं होती है, उसको पॉजिटिव लाने के लिए हम लोग माइनस साइन लेते हैं। अब हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है रेट ऑफ रिएक्शन के बाद, आप इसको बार बार देखोगे कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस होती है एंड रेट ऑफ अपीयरेंस होती है। तो डिसअपियर क्या करता है, किसी केमिकल रिएक्शन में डिसअपियर क्या करता है, सिंपली रिएक्टेंट जो होता है वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में डिसअपियर करता है। तो डिसअपियरेंस किसकी होती है, रिएक्टेंट की। और रिएक्टेंट के डिसअपियरेंस में वी हैव टू टेक माइनस साइन, कि हमारा जो रेट हो ओवरऑल पॉजिटिव आ जाए। तो आप क्या करते हो, माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी करते हो। और रेट ऑफ अपीयरेंस किसकी होती है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में अपीयर क्या करता है, समय के साथ में आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। तो आप क्या करते हो, अपीयरेंस ऑफ किसकी होती है, प्रोडक्ट की होती है। तो ये क्या होती है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, आपने देख लिया रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, रेट ऑफ अपीयरेंस क्या हो गया, रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या हो गया। ये बेसिक है इस चैप्टर का। ठीक है, ये हमेशा आएगा कि व्हाट इज़ द अपीयरेंस, व्हाट इज़ द डिसअपियरेंस ऑफ द रिएक्टेंट, ये हमेशा पूछेगा। अब हमारे पास जो रेट होती है वो दो तरह की होती है। एक हमारे पास होती है एवरेज, जो किसी टाइम इंटरवल के लिए होती है। और दूसरी होती है इंस्टेंटेनियस, जो उस इंस्टेंट पे क्या रेट है वो होती है। तो आप लिखोगे एवरेज रेट क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन ओवर टाइम इंटरवल, किसी टाइम इंटरवल में क्या है उस रिएक्शन का रेट। तो यहाँ पर एक ग्राफ आप देख रहे होगे, ये कॉन्सेंट्रेशन वाई एक्सिस पे है और जो टाइम हमारे पास है वो एक्स एक्सिस पे होती है। आप पहले देखो ग्राफ को देखते कैसे हैं। आप देखोगे वाई एक्सिस पे क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है, एक्स पे हमारे पास क्या है, टाइम है। और आप देख रहे हो कि जो पी का ग्राफ हमारे पास है वो टाइम के साथ में इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये पी हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है। अगर ये ए बी के फॉर्म में कर देगा तो आप तो कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पर पी लिखा तो आप जान जा रहे हो कि जो पी मतलब है वो प्रोडक्ट हो रहा है। बट मान लो अगर ये ए भी होता तो आप कैसे देखते कि टाइम के साथ में हमारे पास जो इसकी कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ रही है, इसका मतलब ये क्या हो रहा है, ये कोई भी प्रोडक्ट होगा। और टाइम के साथ में जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है, जो ये है इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास है वो कम हो रही है। पहले कुछ यहाँ पर थी, अब कम होकर हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन कुछ यहाँ पर आ गई है। तो इसका मतलब ये क्या है, रिएक्टेंट है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन समय के साथ में कम हो रही है। जब भी आप एवरेज रेट फाइंड करते हो तो हमारे पास एवरेज रेट का फॉर्मूला क्या होता है, प्लस माइनस C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1, और यू कैन ऑल्सो राइट डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। ठीक है, ये हमारे पास होती है एवरेज रेट का फॉर्मूला। अब हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड रेट हमारे पास क्या होती है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब ये जो रेट होती है वो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर डिफाइन की गई होती है। तो हमने क्या लिखा, रेट इंस्टेंटेनियस क्या होती है, जो आपने एवरेज रेट लिया था उसको आप लिमिट करोगे और डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो कर दोगे। ठीक है, जब भी आप ये करते हो, जब भी आपने किसी भी चीज़ का डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो आपने क्या कर दिया है, एवरेज रेट में लिमिट लगा दिया है। ठीक है, तो आपका क्या होता है, प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी होती है एवरेज रेट, और उसमें आपने लगा दिया है लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, प्लस माइनस डी सी बाई डी टी। ये आ जाती है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन। जब भी आप किसी एवरेज इक्वेशन में डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो लगा दोगे, लिमिट कर दोगे, तो आपके पास यहाँ पर कौन सी इक्वेशन आती है, डिफरेंशियल इक्वेशन आती है। इसका मतलब ये क्या हो गया, प्लस माइनस डी सी बाई डी टी हो गया। अब यहाँ पर हम इसका ग्राफ देखेंगे। ये आपके एक्स, आपने देखा कि एक्स एक्सिस पे आपके पास क्या है, टाइम है, और वाई पे आपकी कॉन्सेंट्रेशन हो रही है। और ये आपका क्या है, ये आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है कोई भी है, चाहे जो भी स्लोप, चाहे वो रिएक्टेंट की हो चाहे वो प्रोडक्ट की हो, बट यहाँ पर हमारे पास जो कॉन्सेंट्रेशन है वो समय के साथ में डिक्रीज हो रहा है। तो आप जान जाओगे कि ये किसका ग्राफ है, ये रिएक्टेंट का हमारे पास स्लोप हो रही है। तो अगर इंस्टेंटेनियस पे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी इंस्टेंट पर जो भी हमारे पास टाइम दे रखा होगा,
तो टी टाइम पे मान लो कोई भी टाइम हमारे पास गिवन है और टी टाइम पर हम लोग पॉइंट लेंगे और फिर इस पॉइंट पे आके वी हैव टू ड्रॉ द टेंजेंट। हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है। टेंजेंट का जो हमारे पास एंगल होगा वो थीटा होगा और इस थीटा एंगल से इसका स्लोप निकाल लेना होता है, ठीक है। और स्लोप हमारे पास क्या होगी, इट विल बी माइनस ऑफ टैन थीटा। माइनस लिया क्योंकि ये रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास है वो टाइम के साथ में कम हो रही है, और स्लोप हमारे पास क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ टैन थीटा विच इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ टेंजेंट के बराबर हो गई, जिसको हम लोग बोलते हैं माइनस ऑफ डी सी बाई डी टी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि रिएक्टेंट्स के लिए क्या होता है। रिएक्टेंट जो हमारे पास होते हैं वो टाइम के साथ में किसी भी केमिकल रिएक्शन में उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो टाइम के साथ में कम होती है। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस होता है रिएक्टेंट के लिए, क्योंकि वो समय के साथ में डिसअपियर होते हैं। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस को हम लोग बोलते हैं ROD, रेट ऑफ डिसअपियरेंस। इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के साथ में यू हैव टू पुट माइनस साइन कि हमारे पास जो ओवरऑल रेट है वो पॉजिटिव हो जाए अपॉन चेंज इन टाइम होता है। अब इसको हम लोग लिखेंगे अगर एवरेज के लिए और इंस्टेंटेनियस के लिए। तो एवरेज के लिए हमारे पास क्या होती है, माइनस C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1 होती है, विच विल बी माइनस ऑफ डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। और फॉर इंस्टेंटेनियस हमारे पास क्या होती है, माइनस ऑफ DC बाई dt विच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ टैन थीटा, ठीक है। ये हमारे पास हो गया फॉर द रिएक्टेंट के लिए। फॉर प्रोडक्ट्स हमारे पास क्या होती है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो टाइम के साथ में फॉर्म होते हैं, वो डिसअपियर नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होती है, रेट ऑफ अपीयरेंस होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं ROA, जो होती है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। अगर हम लोग देखें ROA जो एवरेज होती है वो क्या होती है, वो होगी C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1 होती है। और इंस्टेंटेनियस हमारे पास क्या होती है, प्लस होगी डेल्टा C अपॉन डेल्टा D विच विल बी इक्वल्स टू टैन थीटा, ठीक है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ डिफरेंट रिएक्शन। हमने एक जनरल सा रिएक्शन लिया है, ए हो गया, जो स्मॉल ए है वो क्या है, स्टोकियोमेट्री है, और ए हमारे पास रिएक्टेंट है, बी हमारे पास रिएक्टेंट हो गया। कैपिटल सी और कैपिटल डी हमारे पास क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, और जो स्मॉल सी और स्मॉल डी हमारे पास क्या है, इसकी स्टोकियोमेट्री होती है। तो इस रिएक्शन में जो हमने जनरल रिएक्शन ले लिया, इसमें हमारे पास क्या होती है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, तो उसको हम लोग लिखेंगे माइनस ऑफ DA बाई DT। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी जो हमारे पास होती है माइनस ऑफ DB बाई DT होती है। क्योंकि जो C और D हमारे पास है वो प्रोडक्ट्स होते हैं, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C हमारे पास होगी DC बाई DT, ये पॉजिटिव होता है। एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ D हमारे पास होती है DD बाई DT। तो यहाँ से क्या निकल के आता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास होती है, यहाँ से क्या निकल के आता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास होती है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए अपॉन स्टोकियोमेट्री ऑफ ए के बराबर होती है, या फिर रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी अपॉन स्टोकियोमेट्री ऑफ बी के बराबर होती है, या फिर रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी अपॉन स्टोकियोमेट्री ऑफ सी के बराबर होती है, या फिर रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी अपॉन स्टोकियोमेट्री ऑफ डी के बराबर होती है। मतलब आपने क्या देखा कि रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपियरेंस में अगर आपने उसको उसके रिस्पेक्टिव स्टोकियोमेट्री से डिवाइड कर दिया तो उससे आप रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकते हो। तो यही रिलेशन है रेट ऑफ रिएक्शन में और रेट ऑफ अपीयरेंस या फिर डिसअपियरेंस में। आपको क्या करना होता है, रेट ऑफ अपीयरेंस या फिर रेट ऑफ डिसअपियरेंस में रिस्पेक्टिव स्टोकियोमेट्री को डिवाइड कर दोगे तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन आ जाती है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, बच्चे भूल जाते हैं कि रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपियरेंस में अगर आपने स्टोकियोमेट्री डिवाइड कर दी तो वो किसके बराबर हो गई, वो रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर हो गई। और स्मॉल ए स्मॉल बी सी और डी हमारे पास क्या होते हैं, उस रिएक्टेंट या फिर उस प्रोडक्ट के रिस्पेक्टिव स्टोकियोमेट्री होते हैं। तो अब इसको अगर हम लोग ब्रॉड टर्म में लिखेंगे तो हमारे पास रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए हमारे पास क्या होती है, माइनस ऑफ DA बाई DT होती है। और अगर स्टोकियोमेट्री हमारे पास ए की तो विल बी 1/A, ठीक है, विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ DB बाई DT इंटू 1/B हो गया। DC बाई DT होगी 1/C हो गया, कैप DD बाई DT होगी 1/D हमारे पास हो गया। तो ये भी हमारे पास उसका ब्रॉड टर्म हो गया कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस में और रेट ऑफ रिएक्शन में क्या रिलेशन होता है।
फिर हम लोग ने देखा कि अच्छा, अगर हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन गिवन होगा तो हम लोग उसको जिसकी भी हमें रेट ऑफ अपीयरेंस चाहिए होगी या फिर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस चाहिए होगी उसकी स्टोइकियोमेट्री से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। अगर आपके पास रेट ऑफ डिसअपीयरेंस पता होगा या फिर आपको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस फाइंड करना होगा तो आप क्या करोगे, अगर आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन पता है तो आप उसको उसकी रिस्पेक्टिव स्टोइकियोमेट्री से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ए की या फिर किसी भी की आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को भी आप नोट डाउन कर लो कि फॉर फाइंडिंग रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, अगर आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन पता होगी तो आप रेट ऑफ रिएक्शन में ए की स्टोइकियोमेट्री से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए हो जाएगा। सेम फॉर बी, बी की स्टोइकियोमेट्री से मल्टीप्लाई करोगे और रेट ऑफ रिएक्शन को तो आपके पास रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी आ जाएगी। सेम एज फॉर सी होती है, स्टोइकियोमेट्री से मल्टीप्लाई करोगे रेट ऑफ रिएक्शन को तो आपके पास रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी आ जाएगी। एंड सेम अप्लीकेबल फॉर डी, स्टोइकियोमेट्री से मल्टीप्लाई करोगे रेट ऑफ रिएक्शन को तो आपके पास रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी आ जाती है। ठीक है, इसको आप नोट कर लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी के बेसिस पे आप आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। अभी हमने पढ़ा था जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो कॉन्सेंट्रेशन में हम लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि केमिस्ट्री में हम लोग हमेशा कॉन्सेंट्रेशन में ही बात करते हैं, बट वो प्रेशर के फॉर्म में भी दे देगा तो आपको सेम फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। आप क्या करोगे, डेल्टा पी करोगे, पार्शियल प्रेशर फाइनल माइनस पार्शियल प्रेशर इनिशियल अपॉन T2 माइनस T1 ही करोगे। ठीक है, ये होता है। अगर आपके पास पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में देगा तो आप वहाँ पर पार्शियल प्रेशर भी रख सकते हो, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन के लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल है रेट ऑफ रिएक्शन का। बट अगर आपको वो कॉन्सेंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर, मतलब आपको कॉन्सेंट्रेशन देकर पार्शियल प्रेशर पूछे या फिर पार्शियल प्रेशर दे के कॉन्सेंट्रेशन पूछे तो क्या कर सकता होता है, तो इसमें हमारे पास रिलेशन होता है बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन एंड पार्शियल प्रेशर, जिसको आप बोलते हो PV इक्वल्स टू NRT होती है। ठीक है, आप सबको याद होगा PV इक्वल्स टू NRT हमारे पास होती है और N अपॉन वी क्या होती है, जब भी आपने मोल को वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास क्या आती है, मोल अपॉन वॉल्यूम क्या होती है, मोलैरिटी क्या होती है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इसका मतलब N अपॉन वी क्या हो गई, कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास हो गई, मोलैरिटी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ही तो होती है। तो हमको निकल के आता है कि P इक्वल्स टू CRT के बराबर में हो गया, क्योंकि यहाँ पर आप सिर्फ रेट की बात नहीं करते हो, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हो, तो इसलिए आप चेंज इन प्रेशर की बात करोगे, सिर्फ प्रेशर की बात नहीं करोगे। तो फॉर चेंज इन प्रेशर हमारे पास क्या होगा, चेंज के लिए आपने लगाया यहाँ पर डेल्टा पी इक्वल्स टू डेल्टा सी इंटू RT हो गया। अगर आपने ये चेंज निकाला प्रेशर का और आपने इस चेंज इन प्रेशर को टाइम से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास क्या होती है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी इंटू आर इंटू टी। यहाँ पर जो टी है वो टाइम नहीं है, वो टेम्परेचर है और यहाँ पर आपने इसको टाइम से डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो अगर आपके पास सवाल में कॉन्सेंट्रेशन का दे रखा हो, आपके पास कॉन्सेंट्रेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी हो और पार्शियल प्रेशर पूछे तो कॉन्सेंट्रेशन के चेंज को आप R इंटू टी से मल्टीप्लाई कर दोगे। R हमारे पास रिडबर्ग कांस्टेंट होती है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर R हमारे पास यूनिवर्सल गैस लॉ होती है और T हमारे पास टेम्परेचर होता है इन केल्विन। इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास पार्शियल प्रेशर का कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आ जाएगा। या फिर अगर आपको वहाँ पर प्रेशर दे के आपसे क्या नाम है कॉन्सेंट्रेशन पूछे तो आप क्या करोगे, आप प्रेशर वाले टर्म को RT से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो ये दोनों जो है आप इसको याद रखो, आप उल्टा कर वाइसा वर्सा हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर जो T हमारे पास है वो टेम्परेचर होती है और यू हैव टू पुट इन केल्विन ओनली। जो R हमारे पास होती है यूनिवर्सल गैस लॉ होती है, हमारे पास वैल्यू होगी 0.0821 लीटर ATM पर मोल पर केल्विन। अभी बच्चे बोलो कि आप 8.314 वाली वैल्यू क्यों नहीं ली थी, देखो जहाँ पर भी प्रेशर आता है, ठीक है, जहाँ पर भी प्रेशर आपकी ATM में आती है और वॉल्यूम कहाँ गया हमारा, लीटर में आएगी। ठीक है, अगर मान लो वॉल्यूम आ रही हो, ठीक है, वहाँ के लिए भी बोल रही हूँ, और अगर प्रेशर आपके पास ATM में आ रही हो और वॉल्यूम लीटर में आ रही होती है तो आप इस वाली वैल्यू को यूज़ करते हो, क्योंकि ये हमारे पास क्या होती है, लीटर ATM पर मोल पर केल्विन। ठीक है, और जो 8.314 वाली वैल्यू थी, जो R की हमारे पास ये वाली वैल्यू होती है, ये किस में होती है, ये जूल वाली होती है। एनर्जी की टर्म्स में ये जूल वाली हमारे पास होती है, जूल पर मोल पर केल्विन के फॉर्म में होती है। तो ये हम लोग एनर्जी के टर्म में इसको यूज़ करते हैं।
क्लियर है? तो ये वैल्यू हम लोग एनर्जी के टर्म में यूज़ करते हैं, और जहाँ पर भी हमारे पास वॉल्यूम लीटर में होगा या फिर प्रेशर एटीएम में होगा तो हम लोग आर की ये वैल्यू को यूज़ करते हैं। इसको 1/12 भी करते हैं, सिंप्लीफाई होके 1/12 भी आता है। और जो प्रेशर हमारे पास होगी वो एटीएम में होगी। ठीक है, प्रेशर आपकी किस में होगी? एटीएम में होगी। बट अगर प्रेशर आपको एटीएम में ना दे के mm/Hg में दे देगा, ठीक है, तो आप जानते हो 1 एटीएम किसके बराबर होती है? 760 mm/Hg के बराबर होती है। तो अगर सवाल में आपको उसने प्रेशर mm/Hg में दे रखा हुआ है और आपको लाना किस में होता है? एटीएम में, तो आप उसको डिवाइड कर दोगे बाय 760। ठीक है, रेट की हमारे पास यूनिट क्या होती है? हम लोग देखें रेट की यूनिट क्या होती है। इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन देखेंगे तो हमारे पास क्या आती है? मोल पर लीटर, पर मोल पर लीटर हमारे पास होती है, और पर सेकेंड। और अगर हम लोग पार्शियल प्रेशर रेट की यूनिट देखेंगे इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर के टर्म में हमारे पास क्या आती है? एटीएम पर सेकेंड, या फिर एटीएम पर इनवर्स टाइम आपने बोल दिया इसको। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा है कि हमने पढ़ा रेट ऑफ डिसअपियरेंस जो होती है। मान लो आपके पास कोई भी नॉर्मल ये इक्वेशन लिख के दे दिया है, ठीक है, तो इसमें हमारे पास हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसको हम लोग बोल सकते हैं कि 2 मोल ऑफ NO2 फॉर्म्स 2 मोल ऑफ NO एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये हम लोग बोलते हैं। पर क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि 2 ग्राम ऑफ NO2 फॉर्म 2 ग्राम ऑफ NO एंड 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन? नहीं, क्योंकि जो स्टोकियोमेट्री हमारे पास होती है हमेशा और हमेशा मोल का रिलेशन दिखाती है, मास का दिखाती नहीं, किसी भी चीज़ का नहीं दिखाती है। हमेशा और हमेशा किसका रिलेशन दिखाती है? मोल का रिलेशन दिखाती है। बट अगर क्वेश्चन में आपके पास मोल ना होके अगर आपको वो ग्राम में दे रखा हो, मास गिवन होगा, तो आपको उसको पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और आप जानते हो फॉर कन्वर्टिंग मास, अगर आपको मास को किसी भी मोल में कन्वर्ट करना होता है तो आप क्या करते हो? आप डिवाइड करते हो उसको इसके रिस्पेक्टिव स्टोकियोमेट्री वेट से, सॉरी रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो ये जनरल इक्वेशन थी, अगर रेट ऑफ डिसअपियरेंस या फिर रेट ऑफ अपीयरेंस गिवन होगा क्वेश्चन में इन ग्राम पर मिनट और ग्राम पर सेकेंड में, तो हम लोग उसको डिवाइड करेंगे बाय इट्स मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास वो किस में आ जाएगी? मोल में आ जाएगी। जो हमने ये जनरल इक्वेशन थी उसको लिखेंगे। अब इसका लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, अगर हमारे पास रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस जो है वो किस में है? ग्राम में गिवन है। तो क्या लिखते हैं? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए लिखेंगे अपॉन, जो हम लोग क्या करते हैं अपॉन ए तो करते हैं फॉर फाइंडिंग रेट ऑफ रिएक्शन, इन टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए भी लिखेंगे, इक्वल्स टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी अपॉन बी होती है इन टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी भी करोगे, इक्वल्स टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी आप लिखोगे अपॉन सी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सी भी करोगे, इक्वल्स टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी अपॉन डी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ डी भी करोगे। तो ये हमारे पास हो गया रेट ऑफ रिएक्शन का मॉडिफिकेशन, अगर हमारे पास रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ग्राम में दे रखी होगी। ठीक है, क्या डिफरेंस है? सिर्फ इसमें आपको क्या डिवाइड करना पड़ेगा? आपको उसको रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करना पड़ेगा, केवल और केवल सिर्फ यही करना है आपको। ठीक है, अगर यही जो अगर आपका यही जो मास होगा वो ग्राम में ना होके केजी में होगा, केजी पर सेकेंड या फिर केजी पर मिनट होगा, तो इसको भी आप मोल में कन्वर्ट करोगे बाय डिवाइडिंग इट बाय रेस्पेक्टिव मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करके इंटू 10⁻³ करोगे। ठीक है, क्योंकि 1 kg 1000 ग्राम के बराबर होता है, और डिवाइड करके आप इसको क्या करते हो कि ग्राम में ले आओगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगी? आप इसको मॉलिक्यूलर वेट से करोगे ही करोगे, साथ ही साथ 10⁻³ से भी डिवाइड करोगे। ठीक है, क्लियर है? अब सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ के काम चलेगा नहीं, आपको यहाँ पर क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर एक रिएक्शन दे रखा हुआ है, ये जो ये रिएक्शन हमारे पास होती है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया की रिएक्शन है, बट कोई भी रिएक्शन दे सकता है इसमें। ठीक है, अब इस सवाल में दे रखा हुआ है कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया जो है वो इतनी है, देन फाइंड द, पहला हमारे पास है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड रेट ऑफ रिएक्शन। तो आपके पास जो पता है आपको बेसिक फार्मूला, आप सबसे पहले उसको लिखोगे। रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या होती है? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन अपॉन स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये रिएक्शन हमारे पास है।
तो ये हमारे पास क्या होती है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, ये 1 है, तो यहाँ पर आपने 1 कर दिया, इक्वल्स टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितनी है, 3 है, इक्वल्स टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, 2 है। और आपको क्या दे रखा हुआ है सवाल में, आपको रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया ही गिवन है, तो मतलब आप इसको लोगे और आप इस टर्म को लोगे और इक्वेट कर दोगे, ठीक है। तो आपने क्या लिखा, रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या हो जाएगी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया अपॉन स्टोइकियोमेट्री क्या हमारे पास है, 2 है, तो ये क्या होती है, ये हमारे पास इसकी वैल्यू क्या दे रखी हुई है, 2 इंटू 10⁻⁻⁴ अपॉन 2 विल बी इक्वल्स टू रेट ऑफ रिएक्शन। तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन कितनी आ गई, 10⁻⁻⁴ आ गई। इसको लिखते हैं 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड के फॉर्म में, ठीक है। ये हमारे पास हो गई रेट ऑफ रिएक्शन, हमारे पास आ गया। फिर आपसे सवाल में पूछ रहे हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन। अगर आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन होगी, रेट ऑफ रिएक्शन आपके पास है, उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया, पूछ रहा है डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन, इसकी स्टोइकियोमेट्री अब आपके पास क्या है, 1 है, तो आपके पास क्या जाएगी, रेट ऑफ डिसअपियरेंस आ जाएगी किसकी, नाइट्रोजन की। तो यहाँ पर आपके रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या है, 10⁻⁻⁴ विल बी इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन के बराबर आ गया। ये आपका पहला सवाल हो गया, ये आपका थर्ड वाला पार्ट हो गया। यहाँ से सेकेंड पार्ट हमारे पास क्या है, सेकेंड पार्ट हमसे क्या पूछ रहा था, आस्किंग अबाउट रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन। तो रेट ऑफ रिएक्शन में अगर हमने स्टोइकियोमेट्री ऑफ हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या जाएगी, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन आ जाती है। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमने क्या देखा, ROR हमारे पास होती है, जिसकी वैल्यू क्या थी, 10⁻⁻⁴। स्टोइकियोमेट्री ऑफ हमारे पास हाइड्रोजन कितनी है, 3 है, इट विल बी इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास आ गया, इट विल बी कितना आ गया, 3 इंटू 10⁻⁻⁴ हो गया मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्लियर हो गया, बहुत सिंपल सा सवाल है, बट आपको जो आपने पढ़ा है आपको सिर्फ उसकी वैल्यूज़ को यहाँ पर रखना है, ठीक है। अब हम लोग दूसरा सवाल करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2A इक्वल्स टू 3B प्लस 4C एक रिएक्शन दे रखी हुई है और बोल रहा है नंबर ऑफ मोल ऑफ B इंक्रीज बाय, जो मोल हैं B के वो इंक्रीज हो रहे हैं बाय 6 इंटू 10⁻⁻³ मोल इन 10 सेकेंड। टाइम कितना दे रखा हुआ है, 10 सेकेंड दे रखा हुआ है, ठीक है। इन अ 10 लीटर कंटेनर, जब भी आपके पास सवाल में वॉल्यूम होगा तो आप उसको अकाउंट करोगे, क्योंकि अगर वॉल्यूम नहीं होता है तो हम मानते हैं कॉन्सेंट्रेशन जो हमारे पास होती है वो मोल अपॉन वॉल्यूम होती है। तो अगर हमें वॉल्यूम नहीं होता है तो हम मानते हैं कि पर लीटर की बात हो रही होती है, तो उसको हम लोग 1 कर दो, वैल्यू सेम आती है। बट अगर सवाल में उसने आपको स्पेसिफाई कर दिया है वॉल्यूम, तो आप उस वॉल्यूम को अकाउंट करोगे, ठीक है। तो क्या है, इन अ 10 लीटर कंटेनर फाइंड द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी हमारे पास अपीयरेंस फाइंड करना और सी का फाइंड करना है, एंड द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए एंड रेट ऑफ रिएक्शन इन मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। सब चीज़ें फाइंड करनी इसमें, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या करना होता है, जो रिएक्शन होती है उसको आप लिखोगे यहाँ पर 2A इक्वल्स टू 3B प्लस 4C, और आपको क्या पता होती है, आपको पता होती है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे हमारे पास होती है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A अपॉन 2 जो इसकी हमारे पास कोफिशिएंट है, इक्वल्स टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B अपॉन 3 जो इसकी कोफिशिएंट, जो इसकी हमारे पास स्टोइकियोमेट्री होती है। देन वी हैव 4C हमारे पास क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ C अपॉन रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C अपॉन 4 कर दिया, जो इसकी हमारे पास क्या है, स्टोइकियोमेट्री होती है। अब आप जानते हो कि ये क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन की फॉर्मूला होती है मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर हमारे पास होती है। और यहाँ पर सवाल में हमें दे रखा हुआ है नंबर ऑफ मोल में चेंज हो रहा है, किस में चेंज हो रहा है, नंबर ऑफ मोल में चेंज हो रहा है। तो आप लिखोगे चेंज इन मोल ऑफ बी कितना है, 6 इंटू 10⁻³ है मोल। तो आप फाइंड करोगे चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन में कितनी आ रही होती है, तो कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास क्या होती है, मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होती है, ठीक है। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी कितना हो जाएगा, 6 इंटू 10⁻³ अपॉन 10 विच इज़ कमिंग टू बी, डेल्टा बी कितना आता है, 6 10⁻⁻⁴ हो गया। चेंज क्या होता है हमारे पास, डेल्टा बी तो हमारे पास होती है चेंज फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। अब आपने देखा रेट ऑफ
रिएक्शन रेट ऑफ अपीयरेंस हमारे पास क्या होगी बी की, विल बी इक्वल्स टू डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। तो रेट ऑफ अपीयरेंस हमारे पास क्या होगी बी की, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा बी हमारे पास कितनी आती है, 6 × 10⁻⁻⁴ है, अपॉन टाइम कितना है 10 सेकेंड है, तो यहाँ पर आप 10 लिखोगे, इट विल बी 6 × 10⁻⁻⁵ आ गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी हमारे पास आ गई, विच इज़ मोल पर लीटर पर सेकेंड में आ गया है। ठीक है, अब आपके पास रेट ऑफ अपीयरेंस एक का आ गया है, तो आप इससे रेट ऑफ रिएक्शन भी फाइंड कर सकते हो और बाकियों के भी रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस फाइंड कर सकते हो। तो पहले हम फाइंड करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है। तो रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए अपॉन स्टोकियोमेट्री इक्वल्स टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी अपॉन स्टोकियोमेट्री इक्वल्स टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी अपॉन स्टोकियोमेट्री। अच्छा, बच्चे पूछ रहे हैं कि ये रेट ऑफ रिएक्शन कैसे, रेट ऑफ अपीयरेंस कैसे हो गया। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे हो गया। फॉर्मूला क्या हमारे पास था रेट ऑफ अपीयरेंस का, प्लस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में कितना चेंज हो रहा है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी था, क्या था, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी था। यहाँ से हमने देखा कि ये हमारे पास क्या हो गया, रेट ऑफ अपीयरेंस हो गया किसी भी प्रोडक्ट का, या फिर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ एनी रिएक्टेंट हमारे पास क्या होती है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी होती है। और डेल्टा हमारे पास क्या होती है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या रखेंगे वैल्यू को, वी हैव टू फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन। और हमें क्या पता है, हमें पता है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी पता होती है। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या हो जाएगी, इसको लेंगे और इसको लेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या हो गई, रेट ऑफ अपीयरेंस हमारे पास कितनी थी, 6 × 10⁻⁻⁵ अपॉन 3, तो कितना आता है 2 × 10⁻⁵ आ गया। ये हमारे पास होगी रेट ऑफ रिएक्शन, किस में होती है, मोल पर लीटर पर सेकेंड में होती है। ठीक है, अब से आप सवाल में हो गया रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास हो गया, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए हमारे बी हो गई हमारे पास। अब हम लोग फाइंड करेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे स्टोकियोमेट्री ऑफ सी से। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या है, 2 × 10⁻⁵ और सी की स्टोकियोमेट्री हमारे पास क्या दे रखी हुई है सवाल में, 4। तो ये हमारे पास हो गया 8 × 10⁻⁵। उसके बाद हमें फाइंड करना था रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। तो हम लोग क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन में मल्टीप्लाई कर देंगे स्टोकियोमेट्री ऑफ ए। स्टोकियोमेट्री ए की हमारे पास कितनी है, 2 है। तो हमारे पास क्या हो गया ये 2 × 10⁻⁵ इंटू 2, तो इट विल बी कमिंग एज 4 × 10⁻⁵ मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब सवाल नोट कर, आप मतलब एक बार आंसर जो है इसको नोट कर लो। क्योंकि इस सवाल में हमें चेंज इन मोल दे रखा था तो और वॉल्यूम दे रखा था, तो हमने फाइंड कर लिया चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। सवाल में ही गिवन है चेंज इन मोल और वॉल्यूम गिवन है, तो हमने वहाँ से फाइंड कर लिया चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। और हमारे पास जो रेट ऑफ अपीयरेंस हमारे पास क्या होती है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो वहाँ से आपने फाइंड कर लिया रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। यहाँ पर ये चीज़ आपको डायरेक्टली ना गिवन होके एक स्टेप और गिवन है। यहाँ ये जो स्टेप हमारे पास है, ये इसमें एक और गिवन है जो आपका नॉलेज चेक कर रहा है कि हाउ यू कैन फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन इफ दे हैव गिवन मोल एंड वॉल्यूम इन द क्वेश्चन। ठीक है, नोट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
ये क्वेश्चन हमारे पास है ए फॉर्मिंग बी प्लस बी फॉर्मिंग सी हमारे पास है, और ये आपको डिफरेंशियल के फॉर्म में दे रखा हुआ है कुछ। माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू 2, माइनस ऑफ डी बी बाई डी टी इक्वल्स टू 1/5 डी सी बाई डी टी है, और आपसे पूछ रहा है ए बी और सी का रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने जब इसको देखा तो आपने देख लिया कि ये जो डिफरेंशियल के, आपने देखा ना क्वेश्चन में ही दिख रहा है कि डिफरेंशियल के फॉर्म में है, और जनरल रिएक्शन में डिफरेंशियल फॉर्म में कैसे आर ओ आर लिखते हैं हमें पता होता है। तो हम लोग कैसे करेंगे, आर ओ आर हमारे पास क्या होती है डिफरेंशियल फॉर्म में, 1/a माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी, 1/b माइनस ऑफ डी बी बाई डी टी, 1/c डी सी बाई डी टी हमारे पास हो जाता है। क्योंकि आपने देखा कि ये सवाल जो हमारे सवाल में ही डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आप लोग आर ओ आर की जो इक्वेशन होती है वो डिफरेंशियल फॉर्म में लिख लोगे। ठीक है, अब आपने देखा कि ये ये जो चीज़ें हमारे पास है इसको आपको कंपेयर करवा लेना है। क्या करना है, कंपेयर करवा लेना है। तो कंपैरिजन से क्या निकल के आता है कि यहाँ पर 1/a के फॉर्म में हमारे पास कुछ भी नहीं है, मतलब स्टोकियोमेट्री हमारे पास क्या हो गई, 1 हो गई। तो 1/a किसके बराबर हमारे पास होगी, 1 के बराबर हो गई। फिर हमने कंपेयर किया कि माइनस ऑफ डी बी बाई डी टू, तो सेम सेम हमारे पास है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, बट 1/b के फॉर्म पे हमारे पास यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 1/ जो b है वो 2 के बराबर दे रखा हुआ है। फिर हमने देखा डी सी बाई डी टी भी हमारे पास ये भी सेम है, ये भी सेम है, और यहाँ पर हमारे पास दे रखा हुआ है 1/c के फॉर्म में 1.5 दे रखा हुआ है। तो ये हमारे पास हो गया 1/c के प्लेस पे 1.5 दे रखा हुआ है। ठीक है, इतना लिख लिया आपने। अब इसको आपको सिंपली फाइंड कर लेना है कि ए हमारे पास क्या आती है, तो ए विल बी 1 फ्रॉम दिस, बी हमारे पास क्या जाएगी 1/2 हो जाएगी, और जो सी हमारे पास क्या हो जाएगी, तो सी हमारे पास क्या हो गया 2/3 हो गया। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा सवाल था। जैसे आपने सवाल में देखा कि ये डिफरेंशियल के फॉर्म में दे रखा हुआ है, तो आपने क्या कर दिया, सीधे आपने रेट ऑफ रिएक्शन को डिफरेंशियल के फॉर्म में रख के आपस में दोनों को इक्वेट कर दिया। ठीक है, आपस में कंपेयर करवा लिया। इसको नोट कर लो आप लोग। अब इस सवाल को हम लोग सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो हमें ए रेशियो बी रेशियो सी के फॉर्म में पूछा था। तो हम लोग क्या कर लेंगे, 1:1/2 2/3, और इसमें हमारे पास क्या आता है, एलसीएम हमारे पास क्या आती है 6, तो हमने इसको 6 से डिवाइड कर दिया, और तो हमारे पास आता है 6:3:4। ठीक है, आपने इसको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में चेंज करना होगा। ठीक है, आपने देखा कि इसकी एलसीएम हमारे पास 6 आएगी, तो आपको इसको 6 से डिवाइड कर दोगे। सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, उसमें कुछ नहीं है। अब ये सवाल जो है ये बहुत बार AIPMT में आ चुका है, नीट को पहले AIPMT के फॉर्म में था। ठीक है, अब ये सवाल दे रखा हुआ है कि 2N2O5 जो है वो 4NO2 बना रहा है एंड ऑक्सीजन बना रही होती है। फिर इसने डिफरेंशियल फॉर्म में इसकी वैल्यू दे रखी है K1 इक्वल्स टू N2O5, फिर यहाँ पर दे रखा है DNNO2 अपॉन डी टी इक्वल्स टू K2N2O5, और DO2 अपॉन डी टी इक्वल्स टू K3N2O5। तो पूछ रहा है रिलेशन बिटवीन K1 K2 और K3, इसके बीच में रिलेशन पूछ रहा है। आपने देखा डिफरेंशियल फॉर्म में, जैसे आप देखोगे कोई भी जो रिएक्शन आपने देखा कि डिफरेंशियल फॉर्म में दे रखा है सवाल में, तो आप इसको देखते ही जान जाओगे कि आपको रेट ऑफ रिएक्शन भी डिफरेंशियल फॉर्म में लिखनी होगी। इसको देखते आप क्या बोलोगे, रेट ऑफ रिएक्शन जो आपको है डिफरेंशियल फॉर्म में चाहिए। ठीक है, इसको देखते हैं आप जान जाओगे। अब क्या करोगे आप, आपके पास पहला स्टेप क्या होता है किसी भी सवाल को करने का, यू हैव टू राइट रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे जो होती है, आपको इक्वेशन ध्यान में रखनी है। हमारे पास 1/2 हो जाएगा N2O5 अपॉन डी टी माइनस ऑफ इक्वल्स टू 1/4
DnO2 अपॉन dt इक्वल्स टू 1/1 DO2 अपॉन dt। ठीक है, इसका यू हैव टू राइट ROR। ठीक है, अब आपने देखा कि dN2O5 अपॉन dt की वैल्यू हमारे पास माइनस ऑफ dN2O5 अपॉन dt की वैल्यू क्या दे रखी हुई है सवाल में, K1N2O5 दे रखी हुई है। तो आप क्या करोगे, इसके प्लेस पे 1/2 के प्लेस पे आप लिखोगे K1N2O5। ठीक है, फिर आपने देखा 1/4 हमारे पास हो गया, DnO2 अपॉन dt की वैल्यू क्या दे रखी हुई है, K2N2O5। तो हमारे पास क्या हो गया, K2N2O5 हमारे पास हो गया। फिर हमारे पास DO2 अपॉन dt की वैल्यू क्या दे रखी हुई है, K3N2O5। तो यहाँ पर आप लिखोगे K3N2O5। ठीक है, ये आपने लिख लिया, जो आपकी वैल्यूज़ गिवन थी सवाल में आपने उसको ही पुट कर दिया है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर N2O5 कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचता है आपके पास, K1/2 बचती है, K2/4 बचती है, इक्वल्स टू K3 बच रही है। इसको आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2K1 इक्वल्स टू K2 इक्वल्स टू 4K3। सिंपली आपको इसके सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में लेके आना है। ठीक है, आप इसको नोट कर लो एक बार सवाल को। ओके, ये हो गया। एक और सवाल करते हैं। यहाँ पर देखो एक रिएक्शन दे रखी हुई है, 2NO2 इज फॉर्मिंग 2NO प्लस O2। रेट ऑफ अपीयरेंस जो है NO की वो गिवन है 6 ग्राम पर मिनट। जो मैंने आपको बताया था पहले कि अगर वो आपको ग्राम में दे रखा होगा तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन लिखोगे जो भी आप लिखते हो ROR की रिएक्शन आप उसको लिखोगे, बट आप उसमें रेट ऑफ अपीयरेंस में और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस में उसको डिवाइड कर दोगे उसके रिस्पेक्टिव मॉलिकुलर वेट से। तो क्या आ जाएगा आपके पास, हाँ मोल में आ जाएगा। वेरी गुड। तो आप पहले इसमें क्या करोगे, सिंपली यहाँ पर आपने लिखा रेट ऑफ रिएक्शन होती है 1/2, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NO2 हमारे पास हो गया इक्वल्स टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO/2 हो जाएगी इक्वल्स टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन अपॉन हमारे पास 1 हो जाएगी। ये आपका होता है नॉर्मली। बट जब भी आप चीज़ें देखोगे कि हमें सवाल में ग्राम पर मिनट में है या फिर ग्राम पर सेकंड में होगा, तो इसका मतलब आपको उसको कन्वर्ट करना होगा मोल में, और मोल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग उसको रिस्पेक्टिव स्टोकियोमेट्री वेट से डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पर सवाल में दे रखा हुआ है कि आपको फाइंड करना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NO2, और आपको NO के बारे में गिवन है, मतलब ये गिवन है और ये पूछ रहा है, तो आप इन दोनों को ही केवल इक्वेट कर दो। तो क्या निकल के आएगा आपका, 1/2 आपने लिखा है यहाँ पर, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NO2 आपको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NO2 आपसे पूछ रहा है, अपॉन यहाँ पर लिखोगे मॉलिकुलर वेट। ये हमारे पास क्या है, 1/2 रेट ऑफ अपीयरेंस हमारे पास दे रखा हुआ है, किसमें है, 6 ग्राम है पर मिनट, अपॉन मॉलिकुलर वेट कर दोगे। ठीक है, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगी हमारी। अब हमारे पास क्या होता है, व्हाट इज़ द मॉलिकुलर वेट ऑफ NO2 का हमारे पास क्या होता है मॉलिकुलर वेट, आपको यहाँ पर लिखना होगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NO2 अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ NO2 हमारे पास कितनी होती है, 46 होती है। ये हमारे पास 6 हो गया, और इसकी हमारे पास वेट कितनी होती है, 30 होती है। NO की कितनी होती है, 30 होती है। 16 इसका, 14 इसका, 30 हमारे पास हो गया। तो ये हो गया हमारे पास 30। तो यहाँ से इसको यहाँ पर आप रखोगे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NO2 यहाँ पर रखी रहेगी, इट विल बी 1/5, 46/5 कितना हमारे पास आएगा, 9.2 ग्राम पर मिनट। ठीक है, क्लियर है। तो वो जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था उस पर हमने सवाल भी देख लिया कि अगर हमारे पास जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या फिर रेट ऑफ अपीयरेंस ग्राम में दे रखी होगी या फिर केजी में दे रखी होगी,
तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आपको उसमें रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को या फिर रेट ऑफ अपीयरेंस को डिवाइड किससे करना है, रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करना है। ठीक है, आप नोट कर लो सवाल को एक बार। अब हमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पढ़ लिए हैं जिसमें अब हम ग्राफ के क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्योंकि ग्राफ के क्वेश्चंस भी आते हैं कि हमें ग्राफ को देखना कैसे है, ग्राफ को डील कैसे करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ग्राफ का क्वेश्चन ही है। यहाँ पर हम देखेंगे ग्राफ के क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दे रखा हुआ ए जो है वो फॉर्म कर रहा है n मोल ऑफ बी। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो ग्राफ है, आप पहले देखो ग्राफ देखते कैसे हैं। यहाँ पर हमारे पास वाई एक्सिस पे क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है। तो हमने देखना है कि हमें ग्राफ को देखना कैसे होता है। यहाँ पर हमारे पास वाई एक्सिस पे क्या है, कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, एक्स पे हमारे पास क्या है, टाइम है। आप यहाँ से जान जा रहे हो कि ए हमारे पास रिएक्टेंट है और बी हमारे पास प्रोडक्ट है, बट आप इसको ग्राफ से भी देख सकते हो कि टाइम के साथ में जैसे जैसे आप टाइम यहाँ से आप शुरू करते हो ग्राफ को, जैसे आप टाइम में आगे बढ़ोगे आप देख रहे हो कि जो बी की कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास है वो बढ़ रही है। पहले कुछ यहाँ पर ज़ीरो थी, फिर बढ़ के हमारे पास कुछ हो रही है। और आप देख रहे हो कि जो ए की कॉन्सेंट्रेशन है वो टाइम के साथ में हमारे पास क्या हो रही, कम हो रही। इसका मतलब ए हमारे पास क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया, और बी हमारे पास क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, आप यहाँ से भी देख सकते हो, बट यहाँ पर आपको इक्वेशन दे रखी है तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये एक तरीका होता है कि जिसकी कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ में डिक्रीज होगी वो हमारे पास रिएक्टेंट होता है, और जिसकी कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ में बढ़ेगी वो हमारे पास प्रोडक्ट होता है। अब सवाल में पूछा गया है कि फाइंड द डिसअपियरेंस ऑफ ए एंड अपीयरेंस ऑफ बी बिटवीन 0 से 1 सेकेंड के बीच में। मतलब यहाँ से यहाँ के बीच में पूछ रहा है कि क्या वैल्यू होगी, एंड द वैल्यू ऑफ एन, कि ये एन जो हमारे पास है इसकी क्या वैल्यू है, ये पूछ रहा है। ठीक है, अब हम लोग इस सवाल को और ग्राफ को आपको दिमाग में रखना है, बहुत ज़रूरी है। ग्राफ से ही आप देखोगे इसमें, देखो कैसे। ठीक है, ग्राफ देख रहे हो आप लोग, बिटवीन 0 से 1 पूछ रहा, मतलब यू हैव टू फाइंड द एवरेज वैल्यू। और एवरेज में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी का फॉर्मूला यूज़ करते हैं फॉर बोथ द रिएक्टेंट ऑल्सो एंड फॉर द प्रोडक्ट्स ऑल्सो। तो हम लोग सबसे पहले लिखते क्या है, हम लोग लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है किसी भी रिएक्शन की, इक्वल्स टू डिसअपियरेंस ऑफ ए अपॉन स्टोकियोमेट्री, ए की हमारे पास 1 है, अपीयरेंस ऑफ बी और इसकी स्टोकियोमेट्री हमारे पास क्या है, n है। ठीक है, ये हमारे पास होता है रेट ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन। अब आप जब देखते हो, आपने देखा कि सवाल में जब टाइम हमारे पास ज़ीरो था तो उस समय किसकी कॉन्सेंट्रेशन थी, उस समय हमारे पास ज़ीरो टाइम पे जो बी थी वो क्या थी, ज़ीरो थी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उसकी इनिशियल कहाँ पर है, यहाँ पर है, एट टाइम ज़ीरो। और ए की हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पर थी, 0.6 के अप्रॉक्स थी। यहाँ पर आप टाइम देखते हो, यहाँ पर आप कॉन्सेंट्रेशन देखते हो। तो टाइम ज़ीरो पे ए की कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास कितनी थी, 0.6 थी। तो एट टाइम ज़ीरो ए की कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास कितनी थी, 0.6 आ गया। ठीक है, और बी की कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास कितनी थी टाइम ज़ीरो पे, ज़ीरो थी। और डिफरेंस किसका पूछा है, एट 1 सेकेंड पे। तो एट टाइम 1 सेकेंड पे हमारे पास क्या होगा, ए की कॉन्सेंट्रेशन 1 सेकेंड पे हमारे पास क्या हो रही, तो हमने यहाँ पर 1 के अप्रॉक्स में लाइन ड्रॉ कर लिया। तो 1 सेकेंड पे हमारे पास ए की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, 0.5 हो रही है। और 1 सेकेंड पे हमारे पास बी की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, 1 सेकेंड पे कितनी हो रही है, 0.3 हो रही है। ठीक है, तो आपने ग्राफ से क्या ड्रॉ कर लिया, आपने देख लिया कि टाइम ज़ीरो पे क्या कॉन्सेंट्रेशन थी दोनों की, और टाइम 1 सेकेंड पे हमारे पास क्या कॉन्सेंट्रेशन थी दोनों की। अब आप क्या करोगे, अब आप सिंपली फाइंड करोगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए क्या होती है, क्योंकि वो रिएक्टेंट हमारे पास है तो वी हैव टू पुट माइनस साइन, C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। वैल्यू ऑफ C2 हमारे पास क्या थी, 0.5 हमारे पास थी, C1 की वैल्यू कितनी थी, 0.6 हमारे पास थी, और T2 हमारे पास क्या थी, 1 सेकेंड माइनस ज़ीरो। तो हमारे पास ये क्या निकल के आता है,
ये हमारे पास आती है 0.1 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से आपने क्या फाइंड कर लिया, कॉन्सेंट्रेशन से आपने फाइंड कर लिया रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए फाइंड कर लिया। ठीक है, अब हम लोग फाइंड करेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। वो हमारे पास क्या होती है, प्लस C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। तो C2 हमारे पास इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ रही थी, 0.3 आ रही थी, माइनस C1 वॉज 0 अपॉन 1। तो यहाँ से हमारे पास क्या आती है, 0.3 आ गया मोल पर लीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, तो आपने क्या फाइंड कर लिया, अपीयरेंस ऑफ ए फाइंड कर लिया, अपीयरेंस ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए फाइंड कर लिया और अपीयरेंस ऑफ बी फाइंड कर लिया। अब हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास होती है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए अपॉन स्टोकियोमेट्री हमारे पास ए की 1 है, इक्वल्स टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, और स्टोकियोमेट्री हमारे पास बी की क्या है, n है। ठीक है, अब ने आपको क्या रखनी है, आपको सिर्फ वैल्यूज़ को रखनी है। रेट ऑफ डिसअपियरेंस हमारे पास क्या थी, 0.1 थी, अपॉन 1 करोगे, और रेट ऑफ अपीयरेंस हमारे पास क्या है, 0.3 अपॉन n करोगे। ये आपस में सब के सब जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो आपने इसको इक्वेट कर लेना है सिंपली। तो आपके पास n क्या आ जाएगी, n विल बी 3। ठीक है, इसको आप नोट कर लो एक बार। यहाँ से नोट कर लो एक बार। ग्राफ से आपने यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन निकाली है, और कॉन्सेंट्रेशन से ही आप लोग रेट ऑफ अपीयरेंस या फिर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस फाइंड करते हो। अब हमने बहुत सारे जो सवाल हैं वो देख लिए हैं रेट ऑफ रिएक्शन के, रेट ऑफ अपीयरेंस के, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के, बट हमने कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में देखे हैं। अब हम सवाल देखेंगे प्रेशर के टर्म में। ठीक है, क्योंकि सवाल ज़रूरी, देखो जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है रेट ऑफ रिएक्शन का वो कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में आपने लिखा है, लेकिन वहाँ पर पार्शियल प्रेशर भी अप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो अगर हमने यहाँ पर एक सवाल देखेंगे कि अगर प्रेशर की वैल्यूज़ दे रखी हो तो हमें उसको कैसे फाइंड करनी होती है। इफ़ अ प्रेशर ऑफ रिएक्शन इंक्रीज फ्रॉम 100, किसी भी रिएक्शन का प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम 100 mm ऑफ Hg टू 140 mm Hg इन 10 सेकेंड, कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन इन mmHg में कैलकुलेट करनी है, ATM में नहीं पूछ रहा है। तो आप इसको देयर इज़ नो नीड टू डिवाइड बाई 760। तो आपने देखा रिएक्शन हमारे पास A जो है वो फॉर्म कर रहा है 2BnC बना रहा है। ठीक है, पहले हमारे पास रिएक्शन की प्रेशर ऑफ रिएक्शन दे रखा था कि रिएक्शन की हमारे पास जो प्रेशर थी, मतलब जब आपने रिएक्शन शुरू की थी तो उस समय हमारे पास क्या होते हैं, केवल रिएक्टेंट होते हैं, और उस समय प्रेशर क्या थी हमारे पास 100 mm थी। कुछ समय के बाद 10 सेकेंड के अंदर हमारे पास सिंपल सी बात होती है कि रिएक्टेंट के साथ में कुछ प्रोडक्ट्स भी फॉर्म हो जाएंगे, तो उस समय हमारे पास प्रेशर कितनी हो गई, 140 हो गई, और टाइम आपके पास क्या है, 10 सेकेंड है। तो हाउ यू हैव टू राइट द इक्वेशन, आपने लिखा ए हमारे पास जो है वो फॉर्म कर रहा है 2B को, और ये हमारे पास क्या होता है, C इन ग्राम। ठीक है, एट टाइम 0 इनिशियल पे हमारे पास जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई थी हमारे पास प्रेशर कितना था, यहाँ पर 100 mm ऑफ Hg प्रेशर थी, और यहाँ पर हमारे पास 0 हो गया, 0 हो गया। एट टाइम 10 सेकेंड पे हमारे पास क्या होगा, टोटल प्रेशर हमारे पास क्या हो जाती है, एट टाइम कुछ समय बाद हमारे पास प्रेशर जो होगा, जैसे हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन कम होती है वैसे हमारे पास प्रेशर कम होगी, तो इट विल बी 100 माइनस x हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास 2x हो जाएगी, यहाँ पर हमारे पास x हो जाएगी, क्योंकि इसकी कोफिशिएंट हमारे पास 1 है। ठीक है, तो P टोटल हमारे पास क्या निकल के आता है, इज़ 140, और हमारे पास क्या हो गया, 100 माइनस x प्लस 2x प्लस x, और ये किसके बराबर है, 140 के बराबर है। x हमारे पास क्या आ गया, 20 आ गया। ठीक है, इसका मतलब x की वैल्यू 20 आ गई। अगर आप इसको यहाँ पर पुट करोगे तो आप देख लोगे कि हमारे पास जो a हमारे पास होगी आफ्टर टाइम 10 सेकेंड उसकी प्रेशर कितनी बचती है, 100 माइनस 20 विल बी 80,
और यहाँ पर हमारे पास क्या होती है 20 इंटू 2 इज कॉल्ड 40, और यहाँ पर हमारे पास प्रेशर क्या बनेगी, यहाँ पर हमारे पास 20 बनेगी प्रेशर। ये हमने सिर्फ लिख लिया अपने अपने हिसाब से कि हाँ ये होता है। अब यू हैव टू राइट रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है, कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन इन mmHg पर सेकेंड। तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए आप क्या ले लोगे, आप ले लोगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, कुछ भी ले सकते हो आप, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी भी लेके फाइंड कर सकते हो, क्योंकि बी का हमारे पास इनिशियल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, फाइनल हमारे पास क्या हो गया 40 हो जाएगा। तो हमने लिया है रेट ऑफ रिएक्शन जो हमारे पास होगी विल बी इक्वल्स टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए हमारे पास होती है, और स्टोकियोमेट्री हमारे पास ए की क्या थी 1 थी। अब हम लोग यहाँ पर C2 माइनस C1 के प्लेस पे क्या लिखेंगे, P2 माइनस P1 लिखेंगे, क्योंकि ये हमारे पास रिएक्टेंट है तो वी विल हैव टू पुट P2 माइनस P1 विथ माइनस साइन, ये हो गया T2 माइनस T1। तो हमारे पास P2 क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास पहले प्रेशर हमारे पास केवल रिएक्टेंट थी, उस समय हमारे पास जो रिएक्शन का प्रेशर था वही हमारे पास रिएक्टेंट का प्रेशर हो गया था। तो पहले हमारे पास था 100 और आफ्टर टाइम 10 सेकेंड हमारे पास प्रेशर क्या रिमेनिंग हो रही थी 80। तो होता है P2 हमारे पास क्या हो गया, P2 हमारे पास हो गया 80 माइनस 100 अपॉन टाइम हमारे पास क्या है 10 सेकेंड, तो ये हमारे पास कितना आ गया, तो ये 2 आ गया। तो हमारे पास आंसर क्या होगी 2 mmHg पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमने सवाल कर लिया अबाउट प्रेशर, कि अगर हमें सवाल में कॉन्सेंट्रेशन के प्लेस पे प्रेशर दे रखा होगा तो हम लोग इन द प्लेस ऑफ C2 माइनस C1 P2 माइनस P1 कर देंगे और हमारा जो आंसर होगा वो आ जाएगा। ठीक है, तो हमने अभी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कर लिया, रेट ऑफ रिएक्शन का, रेट ऑफ डिसअपियरेंस का, रेट ऑफ अपीयरेंस का। ठीक है, इसको आप नोट कर लो।